हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में आपने ये तो समझ लिया कि परक्यूजिट क्या होता है। अब हमें एक एक परक्यूजिट की वैल्यूएशन इनकम टैक्स के हिसाब से कैसे होती है ये सीखनी है। और सबसे पहला बेनिफिट जो हम देखने जा रहे हैं वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एकोमोडेशन दे दे, रहने के लिए जगह दे दे, फ्लैट दे दे, घर दे दे, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, कितने रुपए का बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। राइट। अच्छा, ऑब्वियसली यहां पे ये भी पॉसिबल है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेंट फ्री एग्जैक्टली नहीं, एक कंसेशनल रेंट पे एकोमोडेशन दे रहा है, तो कितने रुपए का बेनिफिट यहां पे मूव करता है फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट दिस, ये हम देखने वाले हैं इस क्लास में। रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिट। एक्चुअली कहने को तो हम बोल देते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिट, बट इसमें हमें करनी होती है 5 चीजों की वैल्यूएशन। क्या क्या 5 चीजें हैं? रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, दूसरा कंसेशनल रेंट अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। आप भी मेरे साथ साथ नोट कीजिए। तीसरा रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। फोर्थ कंसेशनल रेंट फर्निश्ड एकोमोडेशन। फिफ्थ हो गया होटल एकोमोडेशन। तो क्या क्या चीजों की वैल्यूएशन आपको देखनी है? रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एकोमोडेशन दे रहा है रेंट फ्री, बिना किराया लिए, लेकिन वो एकोमोडेशन अनफर्निश्ड है। अनफर्निश्ड का मतलब उसमें कुछ भी फर्निशिंग नहीं है। फर्निशिंग का मतलब क्या होता है? साज सज्जा। वो घर को सजाया हुआ नहीं, साज सज्जा नहीं है उस घर में। अब साज सज्जा क्या होता है? साज सज्जा। जैसे अगर उस घर में कोई भी फर्नीचर नहीं है, मतलब वो खाली घर दे दिया है, टीवी सोफा ये सब कुछ भी नहीं है, राइट। अगर वो खाली घर दे दिया है तो इसे हम कहेंगे अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को खाली घर दे दिया रहने के लिए तो उसकी वैल्यू क्या है? दूसरा कंसेशनल रेंट अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, एक खाली घर दे दिया रहने के लिए, उसमें कोई भी फर्नीचर नहीं है, लेकिन कम किराए पे, किराया ले रहा है लेकिन थोड़ा सा ले रहा है, तो बेनिफिट कितने रुपए का है? तीसरा है रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खाली घर नहीं दिया है, उसमें एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, सोफा सेट है, बेड है, इतना कुछ है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? चौथा फर्निश्ड एकोमोडेशन है लेकिन कंसेशनल रेंट पे दिया है, किराया कम ले रहा है, जितना होना चाहिए ना उतना नहीं ले रहा है, फर्निश्ड एकोमोडेशन है, साज सज्जा भी है उसमें। ठीक है। और पांचवा होटल एकोमोडेशन। वैसे तो कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को होटल में एकोमोडेशन नहीं देता है कि भाई तुम होटल में रहा करो और यहां आया करो काम करने, ये मजबूरी में होता है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हायर किया, ठीक है, और वो एम्प्लॉय वाराणसी से आ रहा है, दिल्ली में जॉब करेगा। अब एम्प्लॉयर दिल्ली में उसके लिए मकान देख रहा है कि इसको कहाँ सेट करना है, लेकिन अब जब तक मकान मिल नहीं रहा है तब तक के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि काम करो 10-15 दिन तुम होटल में रहो, ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे लिए घर मैनेज कर देंगे, फिर तुम वहां रहना,
राइट, क्योंकि ताकि काम स्टार्ट हो जाए, तुम नौकरी ज्वाइन कर पाओ। तो इस छोटे टेन्योर के लिए होटल एकोमोडेशन दिया जाता है, तो होटल एकोमोडेशन की भी कुछ वैल्यू की जाती है, अगर वो थोड़ा सा अगर एक्सटेंड हो गया तो वो सब पढ़ेंगे हम। तो ये 5 तरीके की वैल्यूएशन सीखनी है, राइट। लेकिन मैं थोड़ा बेईमान हूं, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ 3 चीज पढ़ाऊंगा। व्हाट राज सर विल टीच। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्यों आप कटौती कर रहे हैं? नहीं बोलूंगा कुछ, बस इतना ही पढ़ाऊंगा। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। अगर आपको गुस्सा आ गया हो तो वीडियो डिसलाइक मत मार देना, अभी पूरी बात सुन लेना, ठीक है। दूसरा, वैल्यू ऑफ फर्निशिंग। तीसरा, होटल एकोमोडेशन। बस मैं ये 3 चीज सिखाऊंगा। क्या क्या सिखाऊंगा कि अगर आपको बिना किराए के अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दिया जाता है, बिना किराए के, बिना साज सज्जा वाला मकान रहने के लिए दिया जाता है, तो उसकी क्या वैल्यू होती है। यही था पहला वाला, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूं फर्निशिंग अगर है, अगर घर में सामान है, ठीक है, टीवी फ्रिज एसी ये सब कुछ है, तो उसकी क्या वैल्यू होती है, उसका वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। और उसके बाद होटल में अगर आपको रहने के लिए दिया जाए तो उसकी क्या वैल्यू हुई, ये सिखाऊंगा। अगर मैंने ये 3 चीज आपको सिखा दी तो आप ये 5 चीज आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, बिना किराए के आपको एक एकोमोडेशन दिया गया है, बिना साज सज्जा वाला, बिना किराए के आपको मकान दिया गया है, उसकी वैल्यू मैंने सिखा दी, और वो मान लीजिए आ गई 10,000 रुपया। तो अब कंसेशनल रेंट अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कितने का होगा, तो हम पूछेंगे भाई किराया कितना दे रहा है एम्प्लॉय मान लो 2,000 रुपए किराया दे रहा है, तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ बेनिफिट 8,000 है। बिना किराए के वो मकान 10,000 का था, अब 2,000 रुपए का अगर इंप्लॉय किराया दे रहा है तो बेनिफिट उसको कितना मिला, ऐसे तो 10,000 का वो मकान था, लेकिन इंप्लॉय अगर 2,000 दे रहा है तो मकान कितने का हुआ, 8,000 का तो हुआ। तो ये आप अपने आप निकाल लेंगे। यानी अगर आपको पॉइंट नंबर 2 ये कैलकुलेशन भी करनी है तो कैलकुलेशन पहले यही वाली करनी पड़ेगी। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यूएशन आना जरूरी है, उसमें से आप किराया घटा दीजिए तो आ जाएगा कंसेशनल रेंट की वैल्यू। अब रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको कहा ना कि मैं वैल्यू ऑफ फर्निशिंग आपको सिखा दूंगा। तो मान लो वैल्यू ऑफ फर्निशिंग आ गया, साज सज्जा का 3,000 वैल्यू है, और रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू कितनी थी 10,000, तो आप कहेंगे 10,000 प्लस 3,000 13,000 रुपए वैल्यू हो गई रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन की। एम्प्लॉय किराया कितना दे रहा है, मान लो 2,000 रुपया, तो भाई अगर इंप्लॉय किराया 2,000 रुपया दे रहा है तो 13,000 रुपए मकान की वैल्यू है, 2,000 इंप्लॉय दे रहा है तो बेनिफिट कितने का हुआ उसको 11,000 का। और ये वाला तो हम आपको सिखाएंगे ही अलग से, तो वो यहां आ जाएगा, राइट। सो व्हाट यू हैव टू लर्न एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आपको कैलकुलेट ये 5 चीज करनी होगी, आपको सीखना ये 3 चीज है। तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन आप ये सीख लेंगे, कंसेशनल रेंट है किराया घटा देंगे, फर्निशिंग अगर है वही फर्निश्ड मकान है रेंट फ्री तो फर्निशिंग की वैल्यू आप जोड़ देंगे, फिर अगर कंसेशनल रेंट है तो फर्निशिंग की वैल्यू जोड़िए और कंसेशनल रेंट के लिए रेंट घटा दीजिए उसमें से, ठीक है। एंड होटल एकोमोडेशन की सेपरेटली यू आर गोइंग टू लर्न, राइट। अब तो अच्छा लग रहा है ना, भले 3 चीज कराएंगे कवर 5 चीज होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो अप्रिशिएट कीजिए ना भाई, ठीक है। डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड आपको कैसा लग रहा है अभी तक पढ़ के, देखिए अभी बहुत आगे तो हम नहीं बढ़ गए हैं कोर्स में, लेकिन फिर भी आपने सैलरी में भी बहुत कुछ कर लिया और थोड़ा सा एक फ्लेवर आपको मिल चुका है कि आपकी पढ़ाई किस तरीके से हो रही है, राइट। तो जो भी आपका ओपिनियन बनता है अभी तक की पढ़ाई को देख के कि आपको कैसा लग रहा है, आप कितना अच्छा इस कोर्स को कर पाएंगे, या आपको क्या डिफरेंट लग रहा है जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइए ना वो भी। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट,
रेंट फ्री एकोमोडेशन और एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट टू द एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर, रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू जज ऑफ हाई कोर्ट और टू अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टैक्सेबल। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो घर मिलता है किराए पे, किराए पे कह रहे हैं, घर मिलता है फ्री में रहने के लिए, उस पर उसकी वैल्यूएशन परक्यूजिट की तरह नहीं होगी। भाई साहब, इनके घर की अगर वैल्यूएशन एज एन परक्यूजिट आप कर देंगे ना, तो इस पर इतना ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा उसका कि उसका टैक्स जो बनेगा वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनकी तनख्वाह से ज़्यादा। मैंने पता नहीं आपको किसी क्लास में बताया था कि जो ये जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इनकी जो तनख्वाह होती है लगभग 3.25 लाख रुपए के आसपास होती है, ठीक है। और अगर हम इसके घर की बात करें ना, तो इतना बड़ा महल इनको मिलता है घर रहने के लिए, ठीक है, इतने पॉश एरिया में इनको घर मिलता है रहने के लिए कि उसके किराए की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कई करोड़ रुपए का बंगला होता है जिसमें ये लोग को रहने के लिए दिया जाता है, वो सरकारी बंगले होते हैं। तो इसलिए ये सब बेनिफिट इन काइंड इनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। मैंने तो बताया भी था कि इनकी सिक्योरिटी पे भी न जाने कितने लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट है इनको जो कि नॉन टैक्सेबल होते हैं। चलिए देखते हैं अब रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर ये दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो लाइसेंस फी डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट वुड बी द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अब ये क्या चीज़ है, एक्चुअली जितने भी सरकारी फ्लैट्स वगैरह हैं, जितने भी सरकारी मकान हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, उन सब का गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस फी डिटरमिन कर दिया है, राइट। और ये लाइसेंस फी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस मकान का किराया कितना बनना चाहिए, राइट। वैसे तो लाइसेंस फी गवर्नमेंट ने बहुत कम डिटरमिन कर रखा है। मान लीजिए अगर एक मकान है, सरकारी मकान है, उसका किराया आना चाहिए 50,000 रुपये महीना, तो मैं देखता हूँ कि लाइसेंस फी गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर रखा है वो लगभग 10,000 रुपये महीना ही है, बस, दैट्स ऑल। क्लियर है बात आपको? तो लाइसेंस फी डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट वुड बी द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो लाइसेंस फी गवर्नमेंट डिटरमिन करती है दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट। नाउ कमिंग टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, अब एग्जाम में क्या आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वैल्यूएशन पूछता है? नहीं पूछता है, क्योंकि उसमें पूछेगा भी क्या, बोलेगा कि बताइए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला हुआ है, लाइसेंस फ्री फी ऑफ द एकोमोडेशन इज 5,000 पर मंथ। अब आपसे पूछेगा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, तो आप कहेंगे 5,000 रुपये महीना। जो लाइसेंस फी है वही वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है, उस रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू उतनी मानी जाएगी। तो आपसे बात करता है हमेशा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो बातें आएंगी, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एकोमोडेशन नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब एम्प्लॉयर का अपना फ्लैट है, अपना मकान है जो एम्प्लॉय को दिया उसने। और नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या हुआ कि टेकन ऑन रेंट, टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने किराए पे मकान लिया और फिर उसे एम्प्लॉय को दे दिया, राइट। अगर एम्प्लॉयर मकान किराए पे लेके एम्प्लॉय को दे दे, तो आपको नहीं लगता कि जितना किराया एम्प्लॉयर दे रहा है वो एम्प्लॉय को बेनिफिट है? अगर एम्प्लॉयर ने जो मकान लिया है किराए पे, वो उसका किराया देता है वो 10,000 रुपये महीना, तो एम्प्लॉय के हाथ में 10,000 रुपये टैक्सेबल होना चाहिए, राइट। कहता भी यही है, रेंट पेड। लेकिन उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कहीं अगर रेंट बहुत ज़्यादा हुआ तो बेचारे एम्प्लॉय के हाथ में बहुत टैक्सेबल हो जाएगा। तो कहता है 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर ले लेंगे हम, रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर ले लेंगे। बहुत सुंदर बात है। अगर एम्प्लॉयर का अपना मकान है तब तो किराया दे ही नहीं रहा है वो, तो फिर कैसे लेंगे? पॉपुलेशन ऑफ द सिटी के बेसिस पे। क्यों पॉपुलेशन ऑफ द सिटी? क्योंकि सरकार कहना चाहती है कि भाई जितना बड़ा शहर होगा वहां पे किराया उतना ज्यादा होता होगा, राइट। जैसे दिल्ली मुंबई के किराया ज्यादा है, छोटे शहरों का किराया कम है, तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी के बेसिस पे हम किराया बताएंगे। एकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर का अपना मकान है, अगर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी अप टू 15 लाख है, यानी बहुत छोटा शहर है, बहुत छोटी जगह है, 15 लाख से भी कम पॉपुलेशन है, तो कहता है 5% ऑफ द सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में तो किराए की कोई बात आएगी ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर का अपना मकान है, किराया वगैरह तो एम्प्लॉयर दे नहीं रहा है, तो भाई एक डमी वैल्यूएशन ही करनी पड़ेगी ना। तो 5% ऑफ द सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू मानी जाएगी।
अगर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 15 लाख से 40 लाख के बीच है तब तो कहता है 7.5% ऑफ द सैलरी मानी जाएगी, और अगर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ग्रेटर 40 लाख है तो 10% ऑफ द सैलरी माना जाएगा। तो आपको ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अप टू 15 लाख 5%, 15 लाख से 40 लाख के बीच है तो 7.5%, और 40 लाख से भी ऊपर है तो 10%। ठीक है, अब आप कैसे जानेंगे कि किस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? तो एग्जाम में हमेशा आपको दिया रहेगा, लेकिन अगर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज देगा तो आपको साथ में पॉपुलेशन नहीं देगा। लेकिन आपको ये बात मैं बता दूं कि जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं उनकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, तो बिना सोचे समझे आप 40 लाख से ऊपर है पॉपुलेशन ये मान लीजिएगा, और 10% ऑफ द सैलरी परक्यूजिट की वैल्यूएशन निकाल दीजिएगा। जैसे अगर वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इनकी बात करेगा तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी हो सकता है पॉपुलेशन न लिखे और आप 40 लाख से ज्यादा मानते हुए कैलकुलेशन कर देंगे। अगर इन चारों के अलावा कोई दूसरा शहर वो बोलेगा तो ऑब्वियसली वो साथ में आपको पॉपुलेशन भी बता देगा। अब सैलरी का मतलब क्या है, राइट? क्योंकि ये परक्यूजिट भी तो एक सैलरी ही है, तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन सैलरी का मतलब हम क्या क्या मानेंगे, क्या क्या चीज जोड़ के हम ये कैलकुलेशन करेंगे, 5%, 7.5% और 10%, और यहां पे भी जो 10% था, ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहता है सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी, ठीक है, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेंगे आप, ठीक है, बोनस ले लीजिएगा, फीस ले लीजिएगा, कोई भी बोनस फीस पे हो रहा है, कमीशन ले लीजिएगा, लेकिन कमीशन कौन सा, ध्यान से देखिए, ऑल्सो इंक्लूड्स फिक्स्ड कमीशन, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट वेरिएबल कमीशन प्लस फिक्स्ड कमीशन। अभी तक आप देखते थे एक बात हमेशा लिखी होती थी, कमीशन होना चाहिए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, याद आ रहा है आपको? फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर का मतलब टर्नओवर बेस्ड कमीशन होता है वेरिएबल कमीशन, क्योंकि जितना टर्नओवर अचीव करोगे उतना कमीशन बनेगा। यहां पे कहता है ये सबसे मतलब नहीं है, कोई भी कमीशन हो भाई साहब सब जोड़ देना है। ऑल्सो इंक्लूड्स फिक्स्ड कमीशन, अगर कमीशन आपको ऐसे मिलता है 5,000 रुपया महीना सीधा सीधी तो भी जुड़ेगा। टैक्सेबल अलाउंसेज, अब ध्यान दीजिएगा, अलाउंसेस जितने भी टैक्सेबल थे वो भी यहां पे जुड़ेंगे, तो इस परक्यूजिट की वैल्यूएशन के लिए जितने टैक्सेबल अलाउंसेस थे वो भी जुड़ेंगे। नाउ फाइनली व्हाट इज देयर, मॉनेटरी पेमेंट विच इज नॉट बीइंग परक्यूजिट, कोई भी मॉनेटरी पेमेंट जो परक्यूजिट नहीं है तो एक पेमेंट आती है लीव इनकैशमेंट, वो याद रखिए, लीव इनकैशमेंट भी जोड़ दिया जाएगा। तो एक बार रिवाइज करें, सैलरी का मतलब क्या क्या होगा, बेसिक सैलरी होगा, डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट होगा, फिर उसके बाद बोनस, फी, और उसके साथ साथ कोई भी कमीशन, जितने टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो जोड़ दीजिए, और साथ में जोड़ दीजिए लीव इनकैशमेंट। पॉपुलेशन कब का लेना है? पॉपुलेशन लेना है आपको 2011 सेंसस का। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में जनगणना ये कब होती है? हर 10 साल में एक बार होती है। जैसे 2011 के पहले 2001 में हुई थी, तो आप कहेंगे सर 2011 के बाद 2021 में भी तो हुई होगी। नहीं बेटा, 2021 में हमारे देश में जनगणना हुई ही नहीं, राइट? जैसे आपने मोदी जी को सुना है कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उस समय बोलते थे 1.25 लाख देशवासियों, हमारे भाई बहनों, ऐसा करके वो बोलते थे। तो बहुत सारी जगह पे मोदी जी ट्रोल होने लग गए थे, पता है क्यों? क्योंकि 2014 में भी वो 1.25 लाख देशवासियों बोलते थे, अरे 1.25 करोड़ देशवासियों, 125 करोड़, और 4 साल बाद, 5 साल बाद, इवन 6 साल बाद, 10 साल बाद भी मोदी जी वही बोल रहे थे। मतलब 2020 तक मोटा मोटी देखा गया कि मोदी जी 2020-21 तक यही बोल रहे थे 1.25 करोड़ देशवासियों। तो क्योंकि देश में जनगणना तो हुई नहीं थी तो कुछ आइडिया था नहीं, तो इस वजह से आजकल अब देखेंगे मोदी जी बोलने लग गए 140 करोड़ देशवासियों। लेकिन क्या काउंटिंग हुई है हमारे देश में? नहीं, हमारे देश में काउंटिंग नहीं हो रखी है कि हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो 2011 सेंसस के हिसाब से हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं, क्या ये आधार कार्ड के बेसिस पे होता है, वोटर कार्ड के बेसिस पे होता है? नहीं। ये कैसे होता है मैं आपको बताऊं, नगर निगम से लोग घर घर जाते हैं और पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, पूरी एंट्री की जाती है, ठीक है, जितने लोग सड़क पे सोते हैं उनकी भी गिनती की जाती है रात में, और इस तरीके से एक शहर की पॉपुलेशन कितनी है ये पता लग जाता है। फिर इस तरीके से सारी सिटी अपनी स्टेट को भेजती है कि भाई हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, तो स्टेट को पता चलता है कि यस टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज दिस मच। फिर स्टेट वही डाटा उठा के भेजती है सेंट्रल को,
तो पता चलता है हर स्टेट का पॉपुलेशन इतना है तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है। तो यानी ये फिजिकली काउंट किया जाता है, पूरे देश में कितने लोग हैं एक एक करके गिनती की जाती है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये जनगणना 2021 में हुई नहीं है, तो आज भी 2011 के सेंसस के हिसाब से ही पॉपुलेशन चेक करना है। ये बात सबको क्लियर है? यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी के दिमाग में ये बात ना आ जाए कि सर 2021 में जनगणना हुई होगी तो उसके हिसाब से लेना है। नहीं, इनकम टैक्स में 2011 के हिसाब से 2021 में हुई नहीं पॉपुलेशन चेकिंग, ठीक है। अब यहां पे जो हम सैलरी की बात कर रहे हैं, ये सैलरी अगर मान लीजिए आपको मकान 6 महीने के लिए मिला है रहने के लिए, तो क्या साल भर की सैलरी का 10%, 7.5%, 5% करना है या 6 महीने का ही करना है? तो ये बात की क्लैरिटी यहां पे दे रहा है। सैलरी शैल बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच सच एकोमोडेशन वाज ऑक्युपाइड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। सिर्फ उतने पीरियड की सैलरी पे परसेंटेज लगाना जितने पीरियड के लिए एकोमोडेशन लिया है एम्प्लॉय ने, राइट। एकोमोडेशन जितने पीरियड के लिए एम्प्लॉय ने यूज किया है, राइट। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए काम करते हैं, हम आपको कुछ एग्जाम्पल कराते हैं। अब पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 50 लाख, ठीक है। इसका बेसिक है 5 लाख, DA 20%, रिटायरमेंट बेनिफिट यहाँ पे लिखा हुआ है 40%, फिर बोनस 50,000, उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, RFA लिख दे रहे हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन को, प्रोवाइडेड owned by employer, rent free accommodation owned by employer, provided to employee. Calculate value of rent free accommodation per cuset. चलिए करिए एक बार, 1 मिनट तो आपको दे ही सकते हैं हम, एक बार आप ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, पहले तो ये वाली बात आपको समझ में आती है कि नहीं, इसकी क्लैरिटी ले आपसे। बेसिक 5 लाख है, DA 40% है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 लाख का 40% कितना हुआ? 2 लाख रुपए। करंट DA 2 लाख रुपए है। अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट कितना होगा? 20% है, मतलब 2 लाख रुपए जो DA आ रहा है उसका 20% रिटायरमेंट बेनिफिट में है। 2 लाख का 20% कितना हुआ? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए इज DA अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, whereas the current DA is 2 लाख रुपीस। जब भी इस तरीके से हम देते हैं बेसिक 5 लाख, DA 40%, तो जो यहाँ लिखा होता है 40%, ये बताना चाहता है कि बेसिक का 40% DA है, बेसिक का। और यहाँ पे जो परसेंटेज होता है उसका क्या मतलब होता है? वो ये बताना चाहता है कि इतना % DA का रिटायरमेंट बेनिफिट वाला DA है, ठीक है। तो यानी ये 20% अप्लाई होता है इस पे, यहाँ पे जो DA आएगा उस पे अप्लाई होता है, राइट। तो एक काम करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए एक सैलरी कितनी है। उसमें सैलरी का मतलब होता है बेसिक यानी 5 लाख, DA कितना होता है? DA पहले तो लेंगे 5 लाख का 40%, कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया, और 2 लाख रुपए का 20% अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट है यानी कि 40,000 रुपया, ठीक है। बोनस लिया जाता है? हाँ लिया जाता है।
चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल अलाउंस लिया जाता है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये आपको 3 बच्चों का मिल रहा है, यानी एक बच्चे का 2,000 रुपये मिल रहा है। एक बच्चे पे कितनी एग्जेम्पशन मिलती है, 1,200 रुपया, ठीक है। तो 2 बच्चे का 2,400 रुपए की एग्जेम्पशन हो जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो 2,400 रुपए की एग्जेम्पशन के बाद कितना बचा, 3,600 रुपया, ठीक है। ये हो गया सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ RFA। कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 5 40 5 90 5,93,600 5,93,600, ठीक है। अब ये किस पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कितनी है, 50 लाख रुपये, 50 लाख। अगर पॉपुलेशन 50 लाख यानी 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ द सैलरी होता है। तो RFA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परक्यूजिट हो जाएगी 10% इंटू 5,93,600, कितना हो गया 59,360, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज इन द अबव एग्जाम्पल accommodation was taken on rent by the employer at 4,000 per month। 4,000 रुपये महीने के किराए पे लेके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मकान दिया रहने के लिए, मतलब एम्प्लॉय को तो फ्री में दे दिया कि रहो, लेकिन एम्प्लॉय 4,000 रुपये किराया देता है उस मकान का महीने का। अब बताइए वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताया गया आपको कि अगर एकोमोडेशन नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो ऐसे केस में 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। 10% ऑफ सैलरी कितना हो गया, देखिए 59,360, और दूसरी चीज क्या कह रहे थे, और रेंट पेड 48,000 रुपया, विच एवर इज लोअर, लोअर हो गया। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन पर क्यूजिट 48,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। अच्छा, इसी एग्जाम्पल में सैलरी निकाल के दिखाओगे, इसी एग्जाम्पल में अगर हमें सैलरी निकालनी हो तो एम्प्लॉय की हम निकाल देंगे। देखिए बेसिक, बेसिक हो गया कितना, 5 लाख, ठीक है। DA कितना हो गया, 2 लाख, बोनस 50,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,600 रुपया, ठीक है, बस ना। और उसके बाद RFA रेंट फ्री एकोमोडेशन 59,360। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे हम RFA निकालने के लिए सैलरी ले रहे थे तो 5 लाख, यहाँ भी 5 लाख सही है, ठीक है, ये 5 लाख, ये 5 लाख, यहाँ लेकिन 2 लाख, यहाँ 40,000 लिए थे क्योंकि यहाँ DA अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेना था, बोनस, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वही लिए हैं, ठीक है, और RFA की जो वैल्यू आई अब वो जोड़ देंगे। तो अब ये सैलरी हो गई, दिस इज ग्रॉस सैलरी, ठीक है, जोड़िए। आठ सौ 960, ग्रॉस सैलरी, फिर उसके बाद डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 7,62,960, परफेक्ट है ना।
अच्छा, एक एग्जांपल और करने का मन है आपके साथ मुझे। पॉपुलेशन ऑफ सिटी 10 लाख, ठीक है, बेसिक 3 लाख, डीए 20%, एकोमोडेशन owned by employer, given to employee on एक 8/23। सॉल्यूशन, परक्यूजिट की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, RFA परक्यूजिट की वैल्यू। तो देखिए हमें सैलरी में क्या लेना होता है, सैलरी फॉर RFA पर्पस। बेसिक 3 लाख रुपए हो गया, ठीक है। डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट लेना होता है, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या यहाँ पे कुछ भी बता रहा है डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट है? नहीं, ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं ना है। जब ब्रैकेट में कुछ लिखा रहता है कि इतना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो हम उतना लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने क्या कहा है एज्यूम करने को, अगर नहीं बता रहा है तो आप मानेंगे नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कुछ भी नहीं है। तो 3 लाख रुपए 12 महीने की सैलरी है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि 12 महीने तक उसको एकोमोडेशन मिला कहां है। तो जो हम सैलरी लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ RFA कैलकुलेशन, वो उतने महीने की होगी जितने महीने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड हुआ है। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना नहीं हुआ है, सिर्फ 8 महीना हुआ है, तो इंटू 8/12 कर देंगे। कितना आएगा देखिए, 2 लाख रुपए आएगा। अब आप क्या करेंगे, पॉपुलेशन सिटी की सिर्फ 10 लाख है, तो 15 लाख तक की पॉपुलेशन पे 5% होता है, तो RFA परक्यूजिट होगा 5% इंटू 2 लाख, ठीक है, 10,000 रुपये। ये साल भर की है, एनुअल सैलरी पे निकाल रहे थे। ये जो भी 8 महीने के लिए उसको प्रोवाइड किया गया उसके लिए RFA परक्यूजिट है 10,000 रुपये। ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। सैलरी इनकम निकाल देंगे यहीं पे। सैलरी इनकम मान लेते हैं कि बस जितना बताएं क्वेश्चन में उतनी ही सैलरी इनकम, उतना ही मिलता है उसको। तो बेसिक मिलेगा उसको 3 लाख रुपया। अब इसको 8 महीना मत कर दीजिएगा, इनकम तो उसको 3 से 12 महीना मिली है 3 लाख रुपया। डीए उसको 20% मिला है, 3 लाख का 20% 60,000, और RFA मिला उसको 10,000 रुपया। उसकी तनख्वाह हो गई 3,70,000 रुपया। ये हो गई ग्रॉस सैलरी। उसको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना, 50,000 रुपया। 3,20,000 रुपया हो गई उसकी नेट सैलरी, या इनकम फ्रॉम सैलरी कह दीजिए, इनकम अंडर दैट सैलरी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। एकोमोडेशन में भी प्रोवाइडेड रेंट फ्री और एट कंसेशनल रेंट। बहुत सुंदर सी बात है, रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन आपको निकालने को आ गई। अगर क्वेश्चन इसी के साथ इतना बढ़ा दे कि रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 5,000, रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 8,000, तो जो रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू आ रही थी, जैसे यहाँ 10,000 आ रही थी, अब रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 6,000 रुपये कहता है, तो 6,000 रुपये घटा दीजिए, 4,000 रुपये परक्यूजिट की वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिए, इन केस द हाउस इज प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट, the value determined above shall be reduced by the rent if any actually paid by the employee. Further, such accommodation provided to the employee may be unfurnished, furnished. अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो अनफर्निश्ड मकान का था, मतलब खाली मकान का था, दीवारें थी और कुछ नहीं था। फर्निश्ड का मतलब क्या होता है कि इट हैज गॉट सर्टेन फर्नीचर, ठीक है, इट हैज गॉट सर्टेन फर्निशिंग। फर्निश्ड का मतलब है कुछ फर्निशिंग, फर्निशिंग का मतलब होता है साज सज्जा, घर में कुछ साज सज्जा वाली चीजें हैं।
तो घर की साज सज्जा किन चीजों से बनती है ये बता देते हैं आपको। घर की साज सज्जा बनती है एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, बेड, इन सब से साज सज्जा बनती है। यानी घर में जो भी सामान है, बस ऐसे कह लीजिए, बहुत आसान भाषा में बोलना हो ना, तो घर में जो भी सामान है उसको हम कहते हैं फर्निशिंग। अगर आपको खाली मकान दिया गया है तब तो वैल्यूएशन आपने सीख ली, उसका रेंट रिकवर किया जाता है तो वो घटा देना उसमें से। लेकिन अगर घर में सामान भी दिया गया है तो सामान की वैल्यू को उसमें और ऐड कर देना होगा। अब ये सामान की वैल्यू कितनी होती है आइए बताते हैं आपको। सामान दे नहीं दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। अगर घर में एसी लगा के दिया गया है तो एसी वो यूज कर सकता है। अरे जिस दिन नौकरी जाएगी उस दिन मकान भी जाएगा और एसी भी जाएगा, ये थोड़ी ना एसी निकाल के ले जाएगा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को एसी मिल नहीं गया, उसे इस्तेमाल करने के लिए मिला है। तो एम्प्लॉयर जब भी आपको फर्निशिंग देगा, मकान में कुछ सामान भी देगा, तो उस मकान के सामान की जो वैल्यू है अलग से निकाल लेंगे आप और उसको जोड़ देंगे, राइट। अब फर्निशिंग में देखिए कैसे जोड़ा जाएगा, क्या बताता है, वेयर द एकोमोडेशन इज फर्निश्ड द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट शैल बी डिटरमिन्ड एज इफ इट इज एन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। पहले तो आप अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की तरह वैल्यू निकाल लीजिए। दैट इज द वैल्यू डिटरमिन्ड एज पर द चार्ट गिवन, जो चार्ट आपने पढ़ा था उसकी बात कर रहा है। Such value shall be increased by 10% per annum of the cost of furniture। कह रहा है इस वैल्यू को कॉस्ट ऑफ फर्नीचर के 10% फॉर इन ईयर टाइम, पर एनम के लिए बढ़ा दीजिए। ठीक है, फर्नीचर का मतलब फर्नीचर मत समझिएगा प्लीज। यहाँ पे फर्नीचर का मतलब ना फर्निशिंग होता है। घर में जो भी सामान होता है उसको फर्नीचर बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फर्नीचर अगर है तो कहता है कि फर्निश्ड मकान है, लेकिन फर्नीचर का मतलब सब कुछ है। यहाँ फर्नीचर नहीं, घर में सामान लिख देते हैं आपके लिए, बस कोई भी सामान है भाई, टेलीविज़न है, रेडियो है, रेफ्रिजरेटर है, दूसरे हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, गैस चूल्हा वगैरह ये सब कुछ है, एयर कंडीशनिंग है, इक्विपमेंट है, कुछ भी है। तो जो एम्प्लॉयर की कॉस्ट आई है, मतलब 50,000 रुपये का अगर एसी लगाया है तो एम्प्लॉय के हाथ में 10% एसी की वैल्यू मान लीजिए, इस्तेमाल की वैल्यू, मतलब 50,000 का एसी लगाया तो 5,000 रुपया हम वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में जोड़ देंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन में 5,000 रुपया और जोड़ देंगे साल का, ठीक है। और इफ इट इज एंड इफ सच फर्नीचर इज हायर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, अगर मान लीजिए किराए पे लेके लगाया एम्प्लॉयर, किराए पे सोफा सेट ले लिया और लगा दिया, सोफे का किराया एम्प्लॉयर पता है कितना दे रहा है, 3,000 रुपये साल का, तो 3,000 रुपये जोड़ दिया जाएगा। फिर भाई किराया तो जितना एम्प्लॉयर दे रहा है वो एम्प्लॉय के लिए ही तो है बेनिफिट, तो जितना साल का किराया दे रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में जोड़ दीजिए किराया। तो कहता है द एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल फॉर द सेम, सच वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर शैल बी रिड्यूस्ड बाय एनी चार्जेस पेड और पेबल फॉर सच फर्नीचर बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर फर्नीचर के रिस्पेक्ट में यानी फर्निशिंग के रिस्पेक्ट में अगर एम्प्लॉयर कुछ पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर रहा है तो वो लेस कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल लीजिए, employee is provided with AC costing rupees 60,000, costing rupees 60,000 to employer. Employee is provided with AC costing rupees 60,000 to employer. WDV of AC 6,000 WDV ऑफ AC 10,000 रुपया। अच्छा, आपको पता है कि नहीं एम्प्लॉयर ने क्या किया, जो AC लगाया एम्प्लॉय के घर में ना, उसकी कॉस्ट तो 60,000 रुपये थी, एम्प्लॉय वाले फ्लैट में एक 60,000 की AC लगा दी है, लेकिन वो AC ऑफिस से निकाल के लगाया, पुरानी AC थी, तो AC जब ऑफिस में लगी हुई थी तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता था, तो वो एसेट की कॉस्ट तो 60,000 है लेकिन उसकी WDV 10,000 थी, ये एम्प्लॉय के फ्लैट में लगाया गया है, ठीक है। इंस्टॉल्ड इन एम्प्लॉय एकोमोडेशन, एम्प्लॉय के एकोमोडेशन में कब लगाया गया, ऑन 1/9/23,
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्निशिंग। फर्निशिंग की क्या वैल्यू होगी? बहुत सिंपल सा है कैलकुलेशन, पता है कैसे? 60,000 रुपये। अच्छा, WDV से कोई मतलब है? नहीं, लॉ सीधा सीधी कहता है 10% ऑफ द कॉस्ट, 10% इंटू 60,000, ठीक है, इंटू 1 सितंबर को दिया गया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के लिए दिया गया है, क्योंकि लॉ में कहता है 10% पर एनम के लिए कॉस्ट है। 12 महीना अगर इंप्लॉय यूज किया होगा तो 10% कॉस्ट का माना जाएगा। 6 लाख रुपए का सामान है, इंप्लॉय के हाथ में 60,000 रुपये तब माना जाएगा जब 12 महीने इस्तेमाल किया है। अगर कम इस्तेमाल किया है तो कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। 60,000 का 10% 6,000 रुपया तब माना जाता है जब 12 महीने इस्तेमाल करता है, वो तो 7 ही महीने इस्तेमाल किया है, तो इंटू 7/12 करेंगे। 6,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 3500 रुपया। रेंट फ्री एकोमोडेशन की जो वैल्यू आई है उसमें ये 3500 रुपया और जोड़ दीजिए। क्लियर है बात सबको? वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयर इन अ होटल। अगर होटल में एकोमोडेशन दिया जा रहा है तब क्या होगा? अच्छा, होटल में एकोमोडेशन दिया ही क्यों जाता है, पहले तो ये समझना होगा आपको। देखिए, ये टेम्प्रोरी पीरियड के लिए दिया जाता है। कोई भी होटल में अपने एम्प्लॉय को थोड़ी ना रखता है। जैसे एम्प्लॉय के लिए अभी एम्प्लॉयर घर मैनेज कर रहा है, ढूंढ रहा है घर, अभी मिला नहीं है, तो भाई तब तक के लिए कहता है कि ठीक है भाई, तब तक तुम होटल में रहो, राइट। और पेमेंट कौन कर रहा है होटल की? एम्प्लॉयर कर रहा है, तो कुछ तो बेनिफिट एम्प्लॉय को जा रहा है ना, तो कितनी वैल्यूएशन की जाएगी? तो कहता है द वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन शैल बी 24% ऑफ द सैलरी पेड और पेबल फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। जितने पीरियड के लिए होटल में एकोमोडेशन आपको दी जा रही है उस पीरियड का 24%, उस पीरियड की सैलरी का 24%। अगर आपको एकोमोडेशन 60 दिन की दी गई है होटल में, तो 60 दिन की सैलरी का 24% करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू होटल, और होटल को जितना दिया गया, विच एवर इज लोअर, तो 24% ऑफ सैलरी और चार्जेस टू होटल विच एवर इज लोअर, ठीक है। सैलरी उतने ही पीरियड की लीजिएगा जितने पीरियड एकोमोडेशन होटल में था, साल भर की सैलरी का 24% मत कर दीजिएगा, ठीक है। However, if the employee pays any rent, the value so determined shall be reduced by the rent actually paid or payable by the employee. अगर employee कुछ किराया दे रहा है तो ऑब्वियसली उतना किराया लेस भी इस वैल्यू से किया जाएगा। मान लीजिए कुछ एम्प्लॉय से रिकवरी की जाती है, ठीक है, तो जितना एम्प्लॉय से रिकवरी की जा रही है, ये जो भी वैल्यू आई इसमें से लेस कर देंगे। द अबव रूल शैल नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस। इन केसेस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कौन सा रूल? जो भी अभी तक आप पढ़ रहे थे रेंट फ्री एकोमोडेशन में, कह रहा है इन केसेस में अप्लाई नहीं होगा। पहला, if the accommodation is provided in a hotel for a period not exceeding 15 days during the transfer of the employee from one place to another। कह रहा है एक एम्प्लॉय को मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर किया गया, वाराणसी से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, कोई ट्रांसफर वाला केस है, और 15 दिन तक का ही होटल एकोमोडेशन दिया गया था, तो कुछ भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं होता है। 15 दिन तक की होटल एकोमोडेशन एग्जेम्प्टेड है। अगर 15 दिन की बजाय 18 दिन हो गई तो भी 15 दिन की एग्जेम्पशन है और सिर्फ 3 दिन की टैक्सेबल होगी, राइट। इफ द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 15 डेज देन द परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज एंड देयर आफ्टर टैक्सेबल। एम्प्लॉय को वाराणसी से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, ठीक है, दिल्ली में उसको होटल एकोमोडेशन दे दिया गया, ठीक है, कितने दिनों के लिए? 18 दिनों के लिए, जिसमें से 9 दिन 9 डेज वो जिस होटल में था उसका नाम था होटल ए, और यहाँ पे 5,000 रुपया पर डे रेट लग रहा था, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर कहा कि बहुत पैसा लग रहा है भाई, 9 दिन उसको होटल बी में डाल दिया, और अब खर्चा आने लग गया 3,000 रुपये पर डे, ठीक है। इस 9 डेज और 9 डेज में से 15 दिन एग्जेम्प्ट होता है और 3 दिन टैक्सेबल होगा, 3 डेज टैक्सेबल होगा, ठीक है। जब 3 डेज टैक्सेबल होगा तो कैसे टैक्सेबल होगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर ऑफ द फॉलोइंग में नंबर 1,
24% सैलरी ऑफ 3 डेज, 3 दिन की सैलरी का 24%। दूसरा आपको क्या लेना है, हम 3 दिन कौन सा लेंगे, 5,000 रुपए के हिसाब से या 3,000 रुपए के हिसाब से, जो आपकी इच्छा। कोई भी 15 दिन एग्जाम करा लीजिए, आपकी इच्छा। हम महंगा वाला एग्जाम कराएंगे, सस्ता वाला टैक्सेबल बनाएंगे, तो हम 3,000 रुपया वाला 3 दिन लेंगे। 3,000 इंटू 3, 9,000 रुपया। क्या इस बात से फर्क पड़ता अगर वो पहले हमें 3,000 वाला कमरा दिया होता और अगले 9 दिन में 5,000 वाला कमरा दिया होता? नहीं, ये ऐसा थोड़ी ना हम फीफो लगा रहे हैं कि जो 5,000 ये वाला एग्जाम हो गया और ये वाला लास्ट में आके टैक्सेबल हो गया। नहीं, पहला 15 दिन एग्जाम्प्ट है, ये नहीं है, कोई भी 15 दिन एग्जाम्प्ट है, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्लियर हो गया सबको? तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग में 24% ऑफ सैलरी ऑफ 3 डेज लेंगे और 3 दिन का किराया होटल का लेंगे। जो कम वाला होगा वो पकड़िएगा, क्योंकि आपको परक्यूजिट की वैल्यूएशन कम करानी है कि ज्यादा करा देनी है? अरे कम करानी है एम्प्लॉय को, ताकि कम सैलरी टैक्सेबल हो, राइट। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक एम्प्लॉय है, उसको वाराणसी से ट्रांसफर किया गया दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में उसको होटल एकोमोडेशन दिया गया 6 दिनों के लिए। ठीक है, दिल्ली से फिर उसको ट्रांसफर किया गया मुंबई, यहाँ पे एकोमोडेशन दिया गया फिर से 10 दिनों के लिए, 10 डेज होटल एकोमोडेशन। मुंबई से उसको फिर ट्रांसफर कर दिया गया चेन्नई और फिर इसको यहां पे 5 डेज होटल एकोमोडेशन दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि ये कहता है कि 15 दिन की होटल एकोमोडेशन ऑन ट्रांसफर एग्जेम्प्ट होगी, तो सारी 15 दिन से कम है, क्या ये तीनों एग्जेम्प्ट हो जाएगी? यहां 6 दिन है, ट्रांसफर पे ही हुआ है 6 दिन, फिर ये ट्रांसफर पे 10 दिन हुआ, फिर ये ट्रांसफर हुआ तो 5 दिन हुआ। आई नीड टू नो कि क्या ये सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा? आंसर इज नो। पूरे साल भर में आपको सिर्फ 15 दिन की एग्जेम्पशन मिलेगी, सिर्फ 15 डेज एग्जेम्पशन इन अ ईयर, 15 डेज एग्जेम्पशन इन अ ईयर। ठीक है, देयरफॉर यहां पे क्या हो रहा है, 6 + 10 + 5 कितना हो गया, 21 दिन। ठीक है, तो 6 दिन टैक्सेबल हो जाएगा, 6 डेज टैक्सेबल। अब आप कहेंगे सर कौन सा 6 दिन टैक्सेबल होगा, कौन सा 6 दिन टैक्सेबल है? और वो 6 दिन टैक्सेबल बना लीजिए जिसका किराया कम है, वो 6 दिन टैक्सेबल बनाइए जिसका किराया कम है। टेंशन मत लीजिए आप, कोई भी 6 दिन ले लीजिए, यहां से ले लीजिए, यहां से ले लीजिए, यहां से ले लीजिए। जैसे यहां का 5 दिन कम था तो 5 दिन यहां का ले लीजिए और 1 दिन वहां से ले लीजिए जहां पे भी कम था, चाहे मुंबई का या दिल्ली का। दिस इज हाउ यू कैन डू। देखिए मेरे से क्लास करने का ना यही सब फायदा है। 15 दिन एग्जेम्प्ट होता है ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन 18 दिन अगर हो जाए तो 3 दिन टैक्सेबल होगा। तो कौन से 3 दिन टैक्सेबल होंगे? महीने में, साल में 4 बार ट्रांसफर लिया है तो क्या होगा? ये इतने अल्टरनेटिव्स, इतना सारा डिटेल्ड नॉलेज शायद आपको यही मिलता है। एंड प्लीज, मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कहता, यू गो अहेड एंड चेक विथ योर अदर फ्रेंड्स। ठीक है, आर दे अवेयर ऑफ दीज थिंग्स? विल दे बी एबल टू यूज दिस नॉलेज इन एग्जाम? अगर एग्जाम में इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो कैसा आएगा? वो तो 4 बार ट्रांसफर कराएगा, वो ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देगा आपको। देखिए लॉ सिर्फ एक लाइन में होता है, और जब एक बच्चा इसे समझ रहा होता है और जो समझा रहा होता है वो अगर पार्शियली 10% भी समझाएगा ना तो भी सामने वाले को लगेगा पूरी बात है। एक्चुअली जिस समुद्र में आपको नॉलेज लेनी है ना, उस समुद्र की गहराई कितनी है ये बताने वाला टीचर ही होता है। नहीं तो आपको तो हम जितना बोलेंगे, हम कहेंगे 1 फीट पानी है तो आप कहोगे 1 फीट पानी है, इतना ही होता है। आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस थोड़ी ना क्रिएट होते हैं। आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन क्रिएट भी होंगे ना तो साल भर बाद होंगे। जब पढ़ के एग्जाम दे लोगे, जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लोगे तो कहोगे अच्छा ऐसे होगा तो क्या होगा, राइट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैनॉट हैव सच क्वेश्चन इन योर माइंड, दैट्स गारंटीड। और हमारा रूल यही होता है कि हर वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में कभी भी आ सकता है वो आज क्लियर हो जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, मुझे इससे भी मतलब नहीं कि एग्जाम में किस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा।
मुझे इससे मतलब है कि आर यू गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल विथ हाईएस्ट नॉलेज और नॉट? आर यू गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल और नॉट? क्या आप अपना जीवन अच्छे से चला लेंगे कि नहीं उस डिग्री के साथ जो डिग्री आपको मिल रही है? ठीक है, डिग्री एक ही पाने वाले बहुत लोग होते हैं। ठीक है, उसी डिग्री को पाके बहुत सारे लोग लाखों रुपए की नौकरी के लिए मोहताज हैं, कुछ को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। ये सब नॉलेज पे डिपेंड करता है। एंड आई वॉन्ट यू टू हैव नॉलेज विथ विच यू कैन मेक अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ, राइट? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। Accommodation provided at certain site or in a remote area. The accommodation provided by the employer shall be a tax-free perquisite if the accommodation is provided to an employee working at mining site or in onshore oil exploration site or in project execution site or a dam site or power generation site or in offshore site which is of temporary nature. ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आप माइनिंग साइट पे काम कर रहे हो माइनिंग साइट क्या है? अरे माइनिंग हो रही है पहाड़ वहाड़ में, कहीं पे कोल ओल की माइनिंग हो रही है या मिनरल ऑयल्स की माइनिंग हो रही है। ठीक है, वहाँ कोई घर और थोड़ी ना होता है। तो ये एम्प्लॉयर क्या करता है, वहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर का घर और बनवा देता है कि जब तक माइनिंग यहाँ पे चलेगी तब तक हमारे एम्प्लॉयज़ यहीं पे रहेंगे। अरे तो ये कोई घर की सुविधा थोड़ी ना दे रहा है एम्प्लॉयर मजबूरी है एम्प्लॉयर की, देना ही पड़ेगा, नहीं तो एम्प्लॉय मिलेंगे कहाँ से? ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, ठीक है, समुद्र के किनारे का ही ऑयल एक्सप्लोरेशन चल रहा है। अरे तो समुद्र के किनारे घर थोड़ी ना होता है, कोई भी लेबर वहाँ नहीं रहता है, 100 किलोमीटर दूर लेबर रहता है। तो वहाँ पे वो सब टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनको एम्प्लॉयज़ को घर देते हैं रहने के लिए। तो कह रहा है कि इस तरीके की साइट जो है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, डैम साइट, पावर जनरेशन साइट, इन सब पे काम हो रहा है और एम्प्लॉय टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर का घर बना के, लकड़ी उकड़ी का घर बना के दे देता है वर्कर्स को रहने के लिए। तो यहाँ पे परक्यूजिट वैल्यूएशन नहीं होगा, क्योंकि ये कोई बेनिफिट नहीं है, ये एम्प्लॉयर की मजबूरी है और एम्प्लॉय की भी मजबूरी है रहना वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो रोज रोज आना जाना नहीं कर सकता है। तीसरा, accommodation provided at new place of posting on transfer while retaining the accommodation at the other place. ये क्या कहना चाह रहा है? पता है आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो और यार दिल्ली में आपको एक फ्लैट दिया है एम्प्लॉयर ने। ठीक है, दिसंबर का महीना चल रहा है और एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि आपको मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा तुरंत, और वहां पे भी आपको एक फ्लैट दे देता है। ठीक है, अभी आप दिल्ली में थे और आपको एम्प्लॉयर कहता है कि आप मुंबई आ जाइए। ठीक है, इमीडिएट शिफ्ट होना है। तो आप एम्प्लॉयर को कहते हो कि देखिए हम तो दिसंबर महीने में यहाँ आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरी फैमिली नहीं आ पाएगी, मेरे बच्चों का फाइनल एग्जाम 3 महीने बाद होने वाला है। ठीक है, मार्च में एग्जाम होने वाला है, अभी हम कैसे बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के ले आए? ठीक है, अब कहाँ एडमिशन होगा यहाँ के किसी भी स्कूल में? तो बच्चे, मेरी वाइफ सब दिल्ली वाले फ्लैट में ही रहेंगे, तो आपको दिल्ली वाला फ्लैट भी अभी मुझे देना होगा। और मुंबई में सिंस मैं आ गया हूं, अब मैं तो तुरंत चला जा रहा हूं, तो मुझे मुंबई में भी फ्लैट चाहिए। आई बात समझ में? कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि एम्प्लॉय तो चला गया, लेकिन एम्प्लॉय की फैमिली वाले अभी शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय कहता है हमको वहां भी फ्लैट चाहिए, मतलब पुराना वाला फ्लैट भी अभी रखेंगे और नए वाला फ्लैट भी हमको चाहिए रहने के लिए। ठीक है, कह रहा है अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ठीक है, क्योंकि दो फ्लैट अब एम्प्लॉय को मिल गया है। तो एकोमोडेशन प्रोवाइडेड न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन ट्रांसफर वाइल रिटेनिंग द एकोमोडेशन एट द अदर प्लेस। पुरानी वाली जगह पे रिटेन किया है, नए वाले पे मिल गया है। Where on account of his transfer from one place to another, the employee is provided with accommodation at the new place of posting, while retaining the accommodation at the other place. The value of perquisite shall be determined with reference to only one such accommodation. कह रहा है आपकी परक्यूजिट वैल्यूएशन सिर्फ एक घर की होगी, और वो भी जिसकी वैल्यू कम है उसकी करा लो। ठीक है, विच हैज लोअर वैल्यू। ठीक है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, लेकिन ऐसा सिर्फ 90 दिनों के लिए होगा। 90 दिन से ज्यादा के लिए अगर दो घर लोगे तो फिर दोनों का वैल्यूएशन होगा। 90 दिन तक 90 डेज वन एकोमोडेशन वैल्यूएशन होगा। आफ्टर 90 डेज अगर खाली नहीं की हो तो बोथ एकोमोडेशन की वैल्यूएशन होगी। और जब एक एकोमोडेशन की हो रही है ना वैल्यूएशन, तो जिसकी कम है वो आपकी मर्जी, जिसकी कम है उसकी करा लो।
ठीक है, अगर दिल्ली वाले मकान की वैल्यू कम है तो दिल्ली वाला करा लो। एंड आफ्टर 90 days thereafter the value of perquisite shall be charged for both such accommodations। आइए इलस्ट्रेशन 14 देखिएगा। Ritika submits the following information regarding her salary income for the previous year 23-24। बेसिक सैलरी इनकी है 16,000 रुपए पर मंथ। DA ब्रैकेट में लिखता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, यानी इसका करंट DA कितना है 16,000 का 40%। 16,000 का 40% कितना होता है? 16,000 गुणे 40%, 6400 रुपया। इसका करंट DA 6400 रुपया। अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला DA कितना है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, वो कहना चाहता है कि पूरा का पूरा DA, जब ऐसे बोलता है ना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है ये DA, मतलब कि पूरा 100% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी 6400 रुपए DA अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट भी है। क्लियर है बात आपको? अच्छा, अगर कुछ नहीं लिखता तो इसका मतलब होता है कि नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर यहां ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है ये ना लिखा हो, कुछ ना लिखा होता, तो हम क्या कहते हैं? नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो हम कहते हैं भाई 6400 रुपया करंट DA तो है, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट में DA का हिस्सा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल इसके लिए सिर्फ करा दे। जैसे मान लीजिए बेसिक जो है आपका, बेसिक है 5 लाख रुपया, ठीक है, और हम कहते हैं DA 20% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए 40%। तो अब इस वाले एग्जांपल में मेरा करंट DA कितना है? मेरा करंट DA है 5 लाख का 40% 2 लाख रुपया, और DA अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है? 20% इसका 40,000 रुपया, ठीक है। आइए अब एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। बेसिक यही कर देते हैं 5 लाख रुपया, यहाँ लिखते हैं DA और यहाँ लिखते हैं 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस एग्जांपल में हुआ करंट DA 2 लाख रुपया, ठीक है, और DA अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट कितना हो जाएगा? DA अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट कितना हो जाएगा? नील। कुछ है ही नहीं क्योंकि लिखा ही नहीं है आगे कुछ भी, तो ये नील हो जाएगा, ठीक है। और लीजिए एक एग्जांपल। बेसिक सेम वही 5 लाख रुपया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है DA ब्रैकेट में फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यहाँ लिखा हुआ है 40%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ करंट DA 2 लाख रुपया, और DA अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट कितना? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है 100%, ठीक है, 2 लाख रुपया। इसका मतलब यही होता है 100%। अगर परसेंटेज लिखा नहीं है लेकिन ये बात लिखी है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो मतलब पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, राइट। तो यहाँ पे 100% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, 6400 रुपये DA है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 200 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों का मिलता है, यानी आपको मिलता है 200 गुणे 12 2400, 2 बच्चों का हो गया 4800, और 4800 में से 1200 रुपया 2400 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा 2 बच्चों का आपका, यानी 2400 रुपया टैक्सेबल होगा, और ये 3600 रुपया पूरा टैक्सेबल हो जाएगा साल का, ठीक है। परिणाम, ये परिणाम हम निकालें। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है, 1800 गुणे 12 पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो किसके लिए एग्जेम्प्ट है? हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट है, 21,600 रुपया। सी इज प्रोवाइडेड विथ एन रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन विच इज ओन्ड बाई एम्प्लॉयर। अच्छा, एम्प्लॉयर का ओन्ड एकोमोडेशन है,
तब तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी पे बेस्ड होगा। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 24,000 पर एनम। देखिए आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपसे गलती करवाने के लिए कितनी बड़ी चतुराई दिखा रहा है। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, अरे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इंप्लॉयर का अपना मकान होता है तो बस पॉपुलेशन देखते हैं हम, ठीक है। एम्प्लॉयर का अगर मकान नहीं होता है, वो किराए पे अगर लेके देता है ना, तब किराया और 10% ऑफ द सैलरी देखा जाता है। अरे इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ ये खतरनाक लाइन थी। ये देखिए डेंजर लाइन है। ये आपको ना क्वेश्चन गलत कर दो आप नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग, इसके लिए दिया था फेयर रेंटल वैल्यू, ताकि बस जैसे ही रेंटल वैल्यू देखे इंसान सब भूल जाए, कह रहे 24,000 रेंट है, 10% और रेंटल कंपेयर कर देते हैं बस, राइट। कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी एज्यूमिंग एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 15 लाख एज पर 2011 सेंसस। अच्छा 15 लाख नहीं था तो 5% होगा, 15 से 40 लाख के बीच है तो 7.5% होगा, और 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% होगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग तीनों सिचुएशन में। सिचुएशन ए में अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या लिया जाता है, बेसिक लिया जाता है, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लिया जाता है। लेकिन डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट फुल डीए ही है, फुल डीए ही है, ठीक है। और सारे टैक्सेबल अलाउंसेस लिए जाते हैं, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस लिए जाते हैं। यानी आपको अंडर रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए सैलरी अलग से कंप्यूट करने की जरूरत नहीं, जो एक्चुअल में सैलरी है वही रेंट फ्री एकोमोडेशन की भी सैलरी है राइट। बेसिक सैलरी 1,92,000, 16,000 इंटू 12 किया गया है, चेक करिए आप भी। फिर डीए किया गया है 6400 इंटू 12, 76,800। देन सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 300 इंटू 12, 3600। ये 2400 हमने बताए, ये 21,600 एज इट इज, जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया। अब यहां तक की कैलकुलेशन कितनी आ रही है जरा देखिए कैलकुलेटर पे, मैं भी देखूंगा आपके साथ साथ। आप देखिए यहां तक की कैलकुलेशन कितनी आ रही है। यहां तक की कैलकुलेशन आएगी 2,96,400। एक्चुअली रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए सैलरी हमने वर्किंग नोट में निकाला है, ठीक है। हालांकि फिगर वही होगी, 1,92,000 बेसिक, डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट इज इक्वल टू करंट डीए, तो वी हैव टेकन द सेम फिगर 76,800। पर ध्यान दीजिएगा दोनों फिगर तो सेम है, लेकिन ये 76,800 कौन सा डीए है, आज का डीए है, और ये डीए कौन सा है 76,800, ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए है। ये चांस की बात है कि दोनों फिगर एक है, राइट, दोनों फिगर एक है, लेकिन ये दोनों डीए अलग अलग है। तो हमने यहां पे रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए लिया और ये तीनों टैक्सेबल अलाउंसेस ले लिया। 296,400, इसका करिए 5% करेंगे हम भी, 296,400 इंटू 5%, 14,820 रुपए। ये रहा रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू। बस बाकी जगह देखिए यहां पे भी सेम फिगर आ रही है, ये भी सेम फिगर है, बस यहां 5 था, यहां 7.5% करेंगे। करिए 2,96,400 इंटू 7.5%, 22,230 रुपए। और फिर तीसरा वाला क्या करेंगे 10%, 29,640 रुपए। दैट्स ऑल, जोड़ दीजिए, इस साल की इनकम भी आ गई। इलस्ट्रेशन 15 देखिए अब। In the above illustration, assume that the house was not owned by the employer, but was taken on rent. ठीक है, 24,000 रुपए की किराए पे लिया गया। Compute the value of rent free accommodation. तो फिर क्या करेंगे 10% ऑफ द सैलरी लेंगे, विच इज 10% ऑफ द सैलरी विच इज हाउ मच 29,640, राइट। एंड एक्चुअल रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर 24,000, दोनों में से जो लोअर है 24,000 रुपये, तो 24,000 रुपये वुड बी द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ने रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिट की वैल्यूएशन आज की क्लास में कंप्लीट की है, राइट। तो बाकी आगे के परक्यूजिट अगली क्लास में देखेंगे। विल स्टॉप हियर।